अरे अरे दीदी, ये क्या, इतना सस्ता लहंगा? भाई आपकी शादी है, कोई मजाक नहीं। प्राची की शादी का लहंगा देखते ही मुंह बनाते हुए बोली नीलू। भाभी की बात सुन प्राची ने कहा, क्या करें भाभी, जितना बजट होगा उतना ही तो लेंगे ना। शादी में और भी खर्चे होते हैं। सारा कुछ मैं अपने लहंगे पर ही खर्च कर दूंगी तो बाकी की व्यवस्था कैसे होगी? नीलू को समझाते हुए बोली प्राची। हाँ भाई, सही बात है दीदी, अब जितने चद्दर हैं उतने ही तो पाँव पसारने होंगे ना। भाई मेरी शादी में तो मेरे पापा ने पूरे 1.5 लाख के लहंगे दिलवाए थे। और आपको विश्वास नहीं होगा दीदी, मेकअप वाली ने बस शादी के दिन के मेकअप के 50,000 लिया था। और हल्दी मेहंदी का मेकअप पूछो ही मत। अकेले मेरे शादी के लहंगे और मेकअप को लेकर ही 3 से 4 लाख तक के खर्च आए थे। और इतने में तो यहाँ आपकी मेहंदी, हल्दी, मेकअप, शादी का लहंगा और यहाँ तक कि गहने भी बन गए। एक तरह से प्राची को ताना मारते हुए बोली नीलू। भाभी, आपके घर की बात और है, जब आपके जैसा हमारे यहाँ व्यवस्था तो नहीं हो सकती ना। बेचारी प्राची उदास होते हुए बोली। नीतू की बात सुनने से उसे अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन भला नीलू कहाँ चुप रहने वाली थी। वो प्राची को और नीचा दिखाते हुए मायके की तारीफ में एक से एक बातों की पुल बांधने लगी। असल में नीलू बहुत फेंकती थी। इतना बढ़ा चढ़ाकर मायके की तारीफ करती, इतनी बढ़ा चढ़ाकर बातें करती। हमेशा अपने ससुराल वालों को अपने मायके वालों से नीचा दिखाती। बात बात में ये भी कहती कि मेरी शादी तो यहाँ गलती से हो गई। मेरे पापा तो आज भी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हैं। नीलू ने शुरू से ही अपनी सास और ननद के सामने मायके की तारीफ कर करके एक तरफ से उनको दबा के रख दिया था। जब शुरू शुरू में नीलू शादी करके आई तो जैसे ही अगले दिन रसोई की रस्म के लिए नीलू की सास कविता जी ने कहा, बहू आज तुम्हारी रसोई की रस्म है तो खाने में कुछ मीठा बना लेना। इतना सुनते ही नीलू तुरंत बोली, माँ जी, रसोई की रस्म, ये क्या होता है? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। नीलू की बात सुन हैरानी से कविता जी ने कहा, बहू तुम्हारी भी भाभी है ना, वो खाना तो बनाती होंगी ना, वैसे ही खाना तुम्हें भी बनाना है। कविता जी ने उसे समझाते हुए कहा। मेरी भाभी और खाना? माँ जी, मेरी भाभी तो आज तक किचन में भी नहीं गई। उनकी शादी को 5 साल हो गए। उन्हें क्या पता कि खाना कैसे बनता है। मेरे यहाँ खुद ही इतने नौकर चाकर हैं, झाड़ू पोछा के लिए अलग, बर्तन के लिए अलग, खाना बनाने वाली अलग है। मेरी भाभी को तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता है, तो जिस घर की बहू को काम ना करना पड़े, भला उस घर की बेटी को कैसे काम करना पड़ेगा? माँ जी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। नीलू की बात सुन कुछ सोचते हुए कविता जी ने कहा, अच्छा ठीक है बहू, एक काम करो, मैं हलवा बना देती हूँ, तुम उसमें चीनी डालकर सबको परोस देना। कविता जी को लगा कि शायद नीलू सही कह रही है, इसलिए उन्होंने उसकी मजबूरी समझते हुए खुद ही हलवा बना दिया और चीनी डलवाकर रस्म पूरी करवा दी। बस ऐसे ही कर करके नीलू किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती, यहाँ तक कि किचन में भी नहीं जाती, ये कहते हुए कि उसने आज तक खाना ही नहीं बनाया है। उसे खाना बनाने नहीं आता, ना झाड़ू पोछा करती, ना घर की साफ सफाई करती। सब कुछ प्राची और कविता जी ही करते थे। एक दिन कविता जी ने नीलू से कहा, बहू तुम मेरे साथ आकर किचन में खड़ी हो जाया करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे खाना बनाने सिखा दूंगी। अब यहाँ नौकर चाकर तो है नहीं जो तुम्हें तो बनाना ही पड़ेगा खाना, धीरे धीरे सीख जाओगी। लेकिन नीलू के ऐसे नखरे कि 5 मिनट भी वो किचन में खड़ी होती तो उसे चक्कर आने लगते। ओ माँ जी, कितनी गर्मी है किचन में, कम से कम एक एसी तो लगवा दीजिए। किचन में एसी का नाम सुनते ही प्राची और कविता जी दोनों हैरानी से नीलू को देखने लगी। प्राची ने कहा, भाभी किचन में एसी? भला किचन में एसी कौन लगवाता है? क्या दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे घर में लगी है किचन में एसी, भले नौकर खाना बनाते हैं।
लेकिन है तो वो भी इंसान ही ना। मुझे तो बिना एसी के रहने की आदत ही नहीं है। इतनी गर्मी में खाना कैसे बनाऊंगी। शुरू शुरू में तो कविता और प्राची को नीलू की हरकतों का बुरा नहीं लगा। उन्हें लगा कि हो सकता है कि ये ज़्यादा सुख सुविधा से आई हो, लेकिन धीरे धीरे अब नीलू की बातें, उसकी हरकतें दोनों ही माँ बेटी को खलने लगीं। खास करके तब जब प्राची की शादी पड़ी और शादी की किसी भी तैयारी में नीलू हजार कमियां निकालती। प्राची अपनी तरफ से कितना भी महंगे से महंगा सामान लेती, लेकिन नीलू के आगे वो 2 कौड़ी की होती थी। नीलू उसे 2 कौड़ी का ही बताती। सीधी सी बात है, कोई भी चिढ़ जाएगा। खैर, नीलू की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए प्राची और कविता जी शादी की तैयारी में लगी रहीं। उन्हें नीलू से कोई उम्मीद नहीं थी। शादी की तारीख जैसे जैसे पास आती गई, धीरे धीरे करके मेहमान भी आने लगे। नीलू के घर से नीलू के भैया भाभी आए थे। कविता जी ने नीलू की भाभी प्रिया के लिए खास इंतजाम किया था। नीलू की बातें सुन सुनकर उन्हें लगा कि कहीं नीलू की भाभी को कोई तकलीफ ना हो, वो अपने घर जाकर कोई शिकायत ना करे यहाँ की। इसलिए उन्होंने उसके रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी कराई थी। नीलू ऐसा लगता जैसे मेहमान बनकर आई थी। ना किसी काम में हाथ बटाती, ना ही कोई मदद करती। खुद की शादी में भी बेचारी प्राची को थोड़ा भी आराम नहीं था। कविता जी ने अपने मायके से अपनी भाभी और उनकी बहू को बुला लिया था। जैसे ही वो लोग आए, कविता जी उनके लिए चाय बनाने गई तो प्रिया ने कहा, माँ जी आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ सबके लिए। इतना सुनते ही हैरानी से कविता जी ने और प्राची दोनों ही प्रिया को देखने लगी। कविता जी ने कहा, प्रिया बहू तुम्हें चाय बनाने आती है? कविता जी का अजीब सवाल सुनकर प्रिया भी हैरान थी। क्यों माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे क्या चाय बनाने नहीं आएगी? अरे नहीं बहू, वो क्या है ना, तुम कभी किचन में जाती नहीं हो ना, इसीलिए पूछा। किचन में नहीं जाती? माँ जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों भला किचन में नहीं जाऊंगी? अगर मैं किचन में नहीं जाऊंगी तो घर के काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? जितनी हैरानी प्रिया को कविता जी की बातें सुनकर हो रही थी, उतनी ही हैरानी कविता जी को प्रिया की बातें सुनकर हो रही थी। आखिरकार प्राची ने बोल ही दिया, भाभी, नीलू भाभी ने ही तो कहा था कि आप कभी किचन में गई ही नहीं। आपकी शादी को 5 साल हो गए। क्या दीदी ने ऐसा कहा था? लेकिन क्यों? क्योंकि आपके यहाँ नौकर चाकर बहुत है ना, तो आपको खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नौकर चाकर? आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी बात क्या है, आप वो तो बताइए। अब प्रिया जाकर कविता जी के पास बैठ गई। कविता जी ने कहा, बहू, नीलू ने कहा कि उसके मायके में 3-4 नौकर हैं। घर की साफ सफाई के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, तो तुम्हें किचन में कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सारा काम नौकर ही करते हैं। क्या दीदी ने ऐसा कहा था? हैरान होते हुए कहा प्रिया ने। प्रिया समझ गई, हो ना हो ये सब जरूर नीलू दीदी ने इन लोगों को अपनी आदत के अनुसार लंबा लंबा फेंका होगा। तभी तो ये बेचारे डर कर उनसे कोई काम ही नहीं कह रहे हैं करने को। ये अकेली बूढ़ी जान एक पैरों पर लगातार खड़ी हैं और वो महारानी आराम फरमा रही हैं। बस फिर क्या था, यही मौका मिला प्रिया को भी। उसने भी तुरंत कहा, माँ जी आपको पता नहीं है, मेरी ननद ना थोड़ी फेंकू किस्म की हैं। उन्हें लंबी लंबी फेंकने की आदत है। कोई नौकर चाकर नहीं है मेरे घर में, नौकर मैं हूँ जो दिन रात नौकरों की तरह काम करती रहती हूँ। तब तक नीलू भी वहाँ आ जाती है। सबको साथ में बैठा देख नीलू प्रिया से कहती है, भाभी आप कितनी देर से बैठी हैं, जाकर अपने कमरे में लेट जाइए, थक गई होंगी आप। बस फिर क्या था, प्रिया को भी अच्छा मौका मिला लगे हाथ गंगा में हाथ धोने का। उसने कहा, दीदी
आप कब से मेरी इतनी चिंता करने लगी? और जब दिन रात इतनी भयंकर गर्मी में मैं आपके घर के काम करती हूँ, तब तो कोई नहीं कहता कि मैं थक गई हूँ। और आज मैं बैठे बैठे थक गई। इतनी सुख सुविधा में रखा है कि आप लोगों ने मुझे। अपनी भाभी की बात सुन नीतू झेप गई। उसने तुरंत ही प्रिया को इशारा किया। भाभी चुप हो जाओ, क्या कर रही हो? क्यों मेरी इज्जत का कचरा कर रही हो? चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस प्राची को बता रही थी कि घर के काम कैसे किया जाता है। तो मुझे पता चला कि आपको खाना बनाने नहीं आता है। आप यहाँ पर कभी खाना नहीं बनाई है। खाना तो दूर, आपने कभी चाय भी नहीं बनाई है। क्यों दीदी? नीलू कुछ और बोले उससे पहले कविता जी बोल पड़ी। अरे प्रिया बहू, ये कैसे बनाएगी? इसने तो कभी किचन में पाँव भी नहीं रखा है। इसके घर में इतने नौकर चाकर हैं, इसे जरूरत ही नहीं पड़ी घर के काम करने की। अच्छा, नौकर चाकर है? लेकिन माँ जी, मैं तो उसी घर की बहू हूँ। मैंने तो कोई नौकर चाकर नहीं देखा। क्यों दीदी, है क्या नौकर? अब बेचैन नीलू क्या बोले। वो लाख प्रिया को इशारे कर रही थी, उसका हाथ पकड़ के खींच रही कि चलो यहाँ से। लेकिन प्रिया को भी इतना अच्छा मौका नहीं गंवाना था। आज वो भी अपनी सारी भड़ास निकालने पर तुली थी। बताओ दीदी, कितने नौकर हैं आपके घर पर? नीलू ने कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप खड़ी रही। भाभी, क्या कर रही हो आप? चलो ना, मुझे आपसे बातें करनी है। हाँ ठीक है दीदी, रुको तो सही, अभी तो मैं माँ जी से बातें कर रही हूँ। माँ जी, मैं बताती हूँ, असल में वहाँ की नौकर मैं हूँ। और दीदी ने सही कहा था कि कभी किचन में अपने पाँव नहीं रखी। जब से मैं आ गई, उससे पहले ये किचन में ही रहती थी, खाना बनाती रहती थी। मेरे आने के बाद वो सारा काम मेरा हो गया। क्या नीलू बहू को खाना भी बनाने आता है? अब कविता जी भी मजा लेते हुए बोली। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल, दीदी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। क्यों, यहाँ पर कभी नहीं बनाया क्या? अरे नहीं बहू, ये तो कहती है कि मुझे किचन में चक्कर आते हैं, बहुत गर्मी होती है, एसी लगवा दो। हमारे मायके में किचन में भी एसी है। क्या, इतना बड़ा झूठ? दीदी मान गए भाई आपको, आपने तो हद ही पार कर दी। अरे माँ जी, मैं बताती हूँ, किचन में तो क्या, इनके पूरे घर में कहीं भी एसी नहीं है। किचन की तो बात ही दूर है। वाह दीदी वाह, फेंका भी तो क्या क्या। अब बेचारी नीलू की सारी सच्चाई घर वालों के सामने आ चुकी थी। प्रिया ने नीलू की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी थी। अब सब लोग शांति से लगातार नीलू को ही देखे जा रहे थे। पूरा सन्नाटा था। नीलू भी चुपचाप खड़ी रही। तो प्रिया ने कहा, माँ जी रुकिए, मैं चाय बनाने जा रही थी ना सबके लिए, चाय बनाकर लाती हूँ। काफ़ी देर हो गया बातों बातों में। जैसे ही प्रिया उठने लगी, कविता जी ने तुरंत उसे रोका। नहीं प्रिया बहू, तुम रुको, तुम इस घर के मेहमान हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। नीलू जाओ और सबके लिए अच्छी सी चाय बनाकर ले आओ। इतना सुनते ही नीलू ने तुरंत कविता जी को देखते हुए कहा, माँ जी मैं? हाँ तुम, और चाय ही नहीं, बहुत बना लिया तुमने हमें उल्लू, बहुत फेंक लिया तुमने अपनी बड़ी बड़ी। अब तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, इसलिए सबके लिए चाय बनाकर लाओ और पूरे घर की जिम्मेदारी आज के बाद तुम्हें ही उठानी है। घर में कहीं भी गंदगी दिखाई नहीं देनी है। सबके चाय पानी खाने नाश्ते की सारी व्यवस्था सब कुछ तुम्हें करना है। आज तक हम पागल बने थे तुम्हारी बातों के चक्कर में। मायके में काम करने में तुम्हें दिक्कत नहीं थी और ससुराल में आकर महारानी बन रही हो। लाओ सबके लिए अच्छी चाय बनाकर। और तुम्हारा राज खत्म हो चुका है, अब घर की बहू होने की जिम्मेदारी निभाओ। इतनी कड़क आवाज में बोला कविता जी ने कि बेचारी नीलू की तो बोलती ही बंद हो गई थी। आज उसका सारा राजसी ठाठ ही खत्म हो चुका था। एक ही मिनट में सारी पोल पट्टी खुल गई, सारी असलियत सामने आ गई।
आखिरकार नीलू को अपनी असली रूप में आना ही पड़ा। सबके सामने बेइज्जत होने से तो अच्छा ही था कि वो घर के काम को ही संभाल ले।